सबसे पहले आपको बताएं, शहरियों से मुफ्त तफरीह की सहूलत छीनने का अमली इकदाम। पीएचए ने शहरियों से पार्क्स की एंट्री फीस वसूली के लिए वजीर आला से इजाजत मांग ली है। पीएचए ने पार्क्स में एंट्री फीस वसूली की समरी वजीर आला को इरसाल कर दी है। डीजी पीएचए ने समरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद इरसाल की है। समरी में पीएचए की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए एंट्री फीस को नागजीर भी करार दिया गया है। जराये के मुताबिक ये तफसीलात जारी की गई हैं। इसी पर बात करेंगे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब बताएगा, समरी में मजीद क्या लिखा गया? हाँ जी बिल्कुल। अब तब्दीली सरकार ने शहरियों से मुफ्त तफरीह की सहूलत भी छीनने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। इससे कबल महंगाई का जो हाल है उसके बावजूद इस चीज़ को दरगुजर किया गया और अब शहरी जो है वो लाहौर शहर में पार्कों की मुफ्त तफरीह से भी जो है मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। लाहौर शहर के छोटे बड़े पार्क मिला के सैकड़ों की तादाद में लाहौर में मौजूद है। पार्क के अंदर शहरियों की मुफ्त एंट्री होती थी। इब्तदाई तौर पर ए और बी कैटेगरी के पार्कों में एंट्री फीस वसूल की जाएगी। समरी वज़ीर आला पंजाब को तहरीरी तौर पर अबसाल की गई है। डीजीपीएच जवाद अहमद कुरैशी ने ये समरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद अबसाल की है, जिसमें ये कहा गया है कि पीएचए इस वक्त इंतहाई नाजुक माली हालात से गुजर रहा है और अगर पीएचए ने पार्कों की फीस और एंट्री फीस जो है वसूल ना की तो मुश्किलात पैदा होंगी और पीएचए सर्वाइव नहीं कर सकेगा। समरी पीएचए जो भिजवाई गई है वज़ीर आला को, एंट्री फीस की इजाज़त मशरूत होगी वज़ीर आला की बाकायदा इजाज़त से। इससे कबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला किया था कि पार्कों की फीस जो है वो वसूल की जाए और इसके लिए वज़ीर आला को बाकायदा उससे इजाज़त तलब की जाए। इब्तदाई इजाज़त के मिलने के बाद समरी तहरीर करने का काम शुरू किया गया और अब समरी आज बाकायदा वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तब पार्कों से एंट्री फीस को ख़त्म कर दिया गया था और पार्किंग की सहूलत भी मुफ्त कर दी गई थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाहौरिये और शहरी आएँ और आके पार्कों में अपने ख़ानदान अपने बच्चों के साथ फैमिली से इंजॉय करें। अब तब्दीली सरकार ने आके इस पर दोबारा काम शुरू किया और इस पर इब्तदाई मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद मिलने के बाद आज इस पर तहरीरी तौर पर अमली तौर पर कदम उठाया गया है और पार्कों में जो ज़राए का ये कहना है फीस तजवीज़ की जा रही है वो 5 या 10 रुपये हो सकती है। जी दुर्नियाब, टोटल क्या रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि शहर में कितने पार्क्स हैं और इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो किस बेस पे ये कैटेगरीज बनाई गई हैं? मजबूरी तौर पे तो शहर में 218 से जायद पार्क हैं, लेकिन जो एक कैटेगरी के जिसमें बाग जिना है, गुलशन इकबाल पार्क है, खिलजा इकबाल पार्क है, रेस कोर्स जिलानी पार्क है और जल्लो पार्क है, इनकी कैटेगरी ए में आती है और इसी तरह बी कैटेगरी के जो पार्क हैं वो भी और इस तरह सी कैटेगरी। लिहाजा अभी जो सबसे पहले इसका इतलाक होगा वो ए और ए प्लस कैटेगरी के पार्कों में होगा, जिसमें हर आने वाले को, हर शहरी को फीस दे के पार्कों में एंटर होना पड़ेगा और अपनी ये तफरीह जो है जो मुफ्त तफरीह हुआ करती थी उससे मुस्तफीद होने के लिए अब उनको 5 या 10 रुपये तजवीज़ किए जा रहे हैं कि वो एंट्री देंगे। ना सिर्फ एंट्री देंगे बल्कि पीएचए के स्टैंड में जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें पार्क करेंगे उनको पार्किंग फीस भी देना होगी। जो मुफ्त तफरीह की सहूलत थी और पार्किंग की सहूलत थी अब वो पीएचए की जानिब से तब्दीली सरकार के ग्रीन सिग्नल के बाद उठाई जा रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको चेयर कर रहे थे चेयरमैन यासिर गिलानी कुछ रोज कबल, उन्होंने ये अप्रूवल दी इब्तदाई और उसके बाद आज तहरीरी तौर पर समीर डीजीपीएच जवाद अहमद कुरैशी ने वज़ीर आला को अरसाल कर दिया है। जी दुर्रे नायाब, ये भी बताएगा कि क्या एंट्री फीस के अलावा भी मजीद क्या जरिया आमदन है पार्क्स के, और क्या जो लोग जॉगिंग के लिए आएंगे वो भी एंट्री फीस अदा करेंगे? जी बिल्कुल। ये जो जरिया आमदन पीएचए का है पार्कों में जितनी कैंटीन हैं पार्कों के अंदर, जितने झूले और रिक्रिएशनल एरिया हैं उनसे तो पीएचए कमाता ही है, लेकिन पार्कों से जो फीस लेना गुज़िश्ता 10 साल के अरसे में नहीं लिया जा रहा था और ये मुफ्त सहूलत वज़ीर आला की जानिब जो साबिक़ वज़ीर आला के बाकी उनकी जानिब से फराहम की गई थी। लेकिन अब जो शहरी पार्कों में आएगा, ख्वाह वो जॉगिंग की गर्ज से आए, ख्वाह वो तफरीह की गर्ज से आए, कोई स्कूल का ट्रिप आए या किसी शहरी को वक्त गुजारी के लिए पार्कों में जाना पड़े, उनको फीस देना होगी और इसी तरह गाड़ियों और मोटरसाइकिलों वालों को पार्किंग फीस भी अदा करना होगी। ये समरी वज़ीर आला को जो भिजवाई गई है उनकी इजाज़त से मशरूत है। अगर चाहे तो वज़ीर आला इस पर इजाज़त ना देते हुए इसको मुस्तरद भी कर सकते हैं। जी वक्त गुजारी के लिए भी शहरियों को फीस देना होगी। दुर्नियाब, ये भी बताइएगा कि पेरेंट्स के साथ छोटे बच्चे भी जाते हैं कि तो या इन बच्चों को भी आया फीस देनी होगी या नहीं, और ए कैटेगरी के लिए कितनी फीस मुख्तस की गई है और बी कैटेगरी के पार्क के लिए कितनी फीस मुख्तस की गई है? जी बिल्कुल। ज़राए का ये कहना है कि जो वालिदैन के साथ बच्चे आएंगे, छोटी उम्र के बच्चे
उनके लिए ये तजवीज़ किया जा रहा है कि उनको फीस से इस्तिस्ना मिल जाए। लेकिन जो फैमिलीज हैं, जो बड़े बच्चे हैं, जिनकी उम्र 7 साल 8 साल से ज़ायद है, और उसके बाद जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको इंडिविजुअली फीस देना होगी। और इसी तरह ये जो ए कैटेगरी के पार्क्स हैं, उनमें 5 या 10 रुपये तजवीज़ किया जा रहा है, और इस पे बाकायदा जो हतमी फैसला वज़ीर आला की इजाज़त मिलने के बाद होगा कि कितने पैसे से वसूल किए जाते हैं। DGPHA के हवाले से कहना है कि वज़ीर आला इजाज़त देंगे तो फिर ही टिकट का जो कीमत है उसका तयन हतमी तौर पर किया जा सकेगा। जी दुरनयाब, ये भी बताएगा कि क्या ऐसी कोई कैटेगरी रखी गई है जिसमें 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग फ्री एंटर हो सकें, और जो मजदूर तबका है या दीगर लोग हैं वो आना चाहें तो क्या उनके लिए भी कोई इस्तिस्ना नहीं? जी बिल्कुल, PHA हुकाम से जब हमारी बात हुई है, DGPHA जवाद अली कुरैशी, इनका ये कहना था कि ये तमाम सहूलियात जो किसी भी मुल्क से होती हैं, सीनियर सिटीजन के लिए, माजूरों के लिए, और कम उम्र बच्चों के लिए, और जो ऐसे बच्चे जिनको माएँ गोद में उठाती हैं, उनके लिए वो तमाम सहूलियात देने के मुतल्लिक बाकायदा इससे हतमी तौर पर सोचा जाएगा। लेकिन ये इस चीज़ से मशरूत है कि वज़ीर आला उनकी समरी को मंजूर कर लें, और पार्कों में फीस लगाने की जो इस्तदा है PHA की, उसको मंजूर कर लें, और उसके बाद फिर PHA फीस का तयन और किस किस को इस्तिस्ना हासिल होगा उसका तयन हतमी तौर पर कर सकेगा। जी बहुत शुक्रिया दुए नायाब, हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वक्त गुजारी के लिए भी शहरियों को अब फीस अदा करनी पड़ेगी पार्क्स में जाने के लिए। लाहौर से जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। आसमा जहांगीर ग्रुप के अब्दुल लतीफ आफरीदी 546 वोट लेकर कामयाब रहे। हामिद खान ग्रुप के अब्दुल सत्तार खान ने 376 वोट हासिल किए। अब्दुल लतीफ आफरीदी को 170 वोटों की बढ़तरी, 14 वोट मुस्तरद कर दिए गए। आसमा जहांगीर ग्रुप के सेक्रेटरी के उम्मीदवार शहजाद राना भी कामयाब। सेक्रेटरी के उम्मीदवार आमिर शहजाद राना ने 688 वोट हासिल किए। हामिद खान ग्रुप के आमिर सुहेल सलीमी 214 वोट हासिल कर सके। मेरी कामयाबी में दूसरे नंबर पर जो सबसे उन दोस्तों ने कोशिश की, मुस्लिम लीग नून के लार्ज विंग ने बहुत दौड़ धूप की, बहुत कुछ किया, और शायद मैं आज कामयाब ना होता अगर ना होता। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ के परवेज इलाही साहब ने मेहरबानी फरमाई और मेरे हक में अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताया। पीपल्स पार्टी ने सारे सिंध में और हर जगह मेरी हिमायत की, और हकीकत ये है कि मुल्क की तमाम जमहूरी कुव्वतों ने मेरा साथ दिया। मैं उन तमाम का मशकूर हूँ, और मुझे मुल्क की चारों सूबों ने वोट दिए। उन्होंने मलिक अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, बताएगा आसमा जहांगीर ग्रुप जीत गया, दिन भर कैसी गहमा गहमी रही और इस वक्त जश्न के क्या मनाजिर हैं? यहाँ पे जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जो है वो उसका पुनःअमल ख़त्म हुए काफ़ी देर हो चुकी है, और गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप का पैनल कामयाब रहा है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर जीसी से भी अब्दुल लतीफ आफरीदी जो कि सदारती उम्मीदवार हैं वो कामयाब रहे हैं, नायब सदर के उम्मीदवार भी और इस तरह सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी लाहौर जीसी से कामयाब करार पाए हैं। ओवरऑल अगर पूरे मुल्क की बात करें तो आसमा जहांगीर ग्रुप के बढ़तरी हासिल रही, जबकि हामिद खान ग्रुप जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका। सुबह से ही गहमा गहमी का अमल जारी रहा, और ये जो मुकाबला था वो हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप के दरमियान था। अगर बात करें आसमा जहांगीर ग्रुप की तो उनके जो रूह रवा जो लीडरशिप थी उसमें आजम नज़ीर तारड़, एहसन बून, हफीज़ुर्रहमान चौधरी, आबद साकी समेत दीगर लीडरशिप थी जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के हक में भरपूर कंपेन चलाई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हैं और हफीज़ुर्रहमान चौधरी, उनसे बात करते हैं। हफीज़ुर्रहमान चौधरी साहब, आप जब भी कोई दावा करते हैं कि कोई उम्मीदवार कामयाब होगा वही होता है, आज भी गहमा गहमी रही और आज भी आपके उम्मीदवार जो उनको कामयाब करार पाए, क्या कहेंगे आज के इंतखाबात के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंडिपेंडेंट ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनका तमाम पैनल बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हो गया है। और मलिक साहब, हमारी कामयाबी की वजह यह है कि जब कैंडिडेट का इंतखाब करते हैं तो हम जमहूरियत पसंद और जो वकला की आवाज़ होते हैं उन वकला का इंतखाब करते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं। और लाला अब्दुल लतीफ आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने हमेशा वकला के लिए, वकला काज के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इस वजह से भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। इसी तरह से सेक्रेटरी जो अहमद
शहजाद राना साहब हैं, वो भी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए, और बाकी तमाम पैनल जो है वो बहुत अक्सरियत से कामयाब हुआ है इंडिपेंडेंट का। इसमें एहसन बून, आजम नज़ीर, तारड़, इन सब दोस्तों की बहुत मेहनत है, और ख़ासकर मैं कहूँगा कि इसमें जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के बाकी जो मेंबरान हैं उन्होंने भी, सब ने बहुत मेहनत की है। एक बात बताएं, आप सदर लाहौर हाई कोर्ट बार भी रहे, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार भी रहे, और इस वक्त भी आप मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। वकला के मसाइल क्या हैं? क्योंकि जो भी उम्मीदवार आता है वो कहता है जी वकला के मसाइल हल करूँगा, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करूँगा। मसाइल हैं क्या जो हल करने का ये वादा कर? ये सुप्रीम कोर्ट के वकला के जो पहला मसला था वो प्लाटों के रहायशी जो स्कीम, हाउसिंग स्कीम है, उसका मसला था, जो कि कल्बे हसन साहब ने उसको केस वो हमने विन कर लिया और वो मसला हल हो गया। इसी तरह से वकला को जो खासकर अपने केसेस की जो मैनेजमेंट का मसला होता है वो भी बड़ा अच्छा स्मूथ हो गया है वो इस वक्त। और वकला को सिवाय इसके कि उनको प्रोफेशनली जो है मसले होते हैं जो कोर्ट से या दूसरे, वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ग्रुप बड़ी अच्छी तरह से उसको जो है मैनेज करता है। बहुत शुक्रिया। ये थे मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल। अगर हम बात करें तो सारा दिन गहमा गहमी रही और बिल्कुल पुरअमन इंतखाबात हुए, और इन इंतखाबात में जिन्होंने वोट कास्ट किया उसमें साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है, और इसके अलावा दीगर जो जिन्होंने वोट कास्ट किया उनमें जो चेयरमैन मलिक अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहरान के बाद अस्पतालों में नर्सिस के बहरान का भी खदशा। पंजाब में सालाना 4000 नर्सिस तैयार करने का अमल बंद इंतजामी की भेंट चढ़ गया है। 2 साल से 28 नर्सिंग स्कूल अपग्रेड न होने पर दाखिले शुरू नहीं हो सके, जबकि अपग्रेड करके नर्सिंग कॉलेज बनने वाले 16 इदारों में दाखिले भी नहीं हो सके। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गुज़िश्ता बरस दाखिलों की मेरिट लिस्ट सर्द खाने की नजर हो गई। मेरिट लिस्ट जारी न होने से नर्सिंग एजुकेशन का 1 साल भी ज़ाया हो चुका है। तो आपको अपडेट करें सूरत हाल के हवाले से। आटा चीनी बहरान के बाद अस्पतालों में नर्सिस के बहरान का भी खदशा पैदा हो गया। पंजाब में सालाना 4000 नर्सेस तैयार करने का अमल बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया है, जबकि 2 साल से 28 नर्सिंग स्कूल अपग्रेड ना होने पर दाखिले शुरू ना हो सके और अपग्रेड करके नर्सिंग कॉलेज बनने वाले 16 इदारों में दाखिले भी नहीं हो सके। जबकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की गुज़िश्ता बरस दाखिलों की मेरिट लिस्ट भी सर्द खाने की नजर हो चुकी है। इस इशू पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सलमान हसीब, चेयरमैन ग्रेड हेल्थ अलायंस हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे जाहिद चौधरी का। जाहिद चौधरी बताइएगा, मेरिट लिस्ट जारी भी की गई थी लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका, दोबारा से मेरिट लिस्ट तक जो है वो जारी नहीं की गई। जी बिल्कुल, जो तब्दीली सरकार है उसकी बैड गवर्नेंस की वजह से पंजाब में जो नर्सिंग एजुकेशन है वो बदतरीन बहरान से दो चार हो गई है। गुज़श्ता बरस जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जानिब से, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो नर्सिंग डिप्लोमा है वो ख़त्म कर दिया गया था एब्रप्टली, और उसके साथ ही नर्सिंग BS नर्सिंग जो है वो 4 साल डिग्री प्रोग्राम जो है उसको राइज किया गया था। लेकिन पंजाब में तमाम तर दावों के ऐलानात के बावजूद जो नर्सिंग स्कूल थे उनको अपग्रेड नहीं किया जा सका। सिर्फ 16 नर्सिंग स्कूल जो कि टीचिंग अस्पतालों से मुतसिल हैं उनकी अपग्रेडेशन जो है वो मुकम्मल हो सकी थी, और इनमें भी 100 स्टूडेंट्स की इंडक्शन होनी थी। टोटल ये 1600 सीटें जो हैं वो BS नर्सिंग की इनके ऊपर दाखिले गुज़श्ता बरस किए गए, और रवां साल जो है वो मार्च में ये अमल मुकम्मल हुआ। लेकिन उसके बाद नामालूम वजूहात की बिना पर मार्च में मुकम्मल किए गए दाखिलों की जो मेरिट लिस्टें हैं वो ताहाल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है उसकी फ़ाइलों में गुम हैं, और वहाँ पे जो है वो उनको रखा गया है। और इन मेरिट लिस्टों के जारी ना होने की वजह से जो है वो एक पूरा सेशन नर्सिंग का ज़ाया कर दिया गया है, नर्सिंग एजुकेशन का, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से। इसके साथ ही अब FSE का रिज़ल्ट आ चुका, तो आइंदा जो सेशन है इन 16 कॉलेजेस का उनके भी दाखिले जो है वो इसी वजह से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हो सका, क्योंकि अभी पिछले दाखिले जो है वो मुकम्मल नहीं हुए, उनकी मेरिट लिस्टें जारी नहीं हुई, और इसकी वजह से ये एक संगीन नौइयत का बहरान है नर्सिंग एजुकेशन के हवाले से। जबकि दूसरी जानिब जो बाकी मानदा 23 नर्सिंग स्कूल्स हैं पंजाब भर के, उनकी अपग्रेडेशन का अमल ही शुरू नहीं हो सका, और अभी तक जो है उसमें कोई पेशरफ सामने नहीं आई। मजमूई तौर पर नर्सिंग डिप्लोमा जो है वो 4000 के करीब जो है वो सालाना नर्सेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी, जो कि एक्यूट शॉर्टेज जो है उसके मुकाबले में बहुत कम थी, क्योंकि अस्पतालों में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज का सामना है। तो अब ये बहरान जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि एक पूरा सेशन जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, और इसके साथ साथ जो है वो नर्सिंग स्कूल अपग्रेड ना होने से भी ये बहरान जो है वो मज़ीद बढ़ेगा।
बहरान मजीद बढ़ा है। जाहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस सलीम हसीब साहब और साथ ही साथ यंग नर्सेज एसोसिएशन रोजीना मंसूर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सलमान हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये बताएगा कि दाखिले ना होने से किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपने जाहिद चौधरी साहब ने जो बताई हैं चीज़ें, इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हैं। हुकूमत का जो इस वक्त रवैया है पॉलिसीज़ को बनाने का, इंतहाई बेहंगम है। कोई ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग नहीं है, कोई इनका चीज़ों की तरतीब नहीं है। एक पॉलिसी जब नई लाते हैं तो पुरानी पॉलिसी को जिस तरह से ये एब्रप्टली बंद कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरे का पूरा महकमा सेहत जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो 16 मेडिकल कॉलेज में एक साल दाखिले ना होने का मतलब ये है कि आज से 4 साल बाद इस साल मतलब 2023 में पूरे पंजाब में कोई नर्सिस फार्गू तहसील नहीं हो रही होंगी। ये हुकूमत जब जाएगी तो ये नर्सिस का एक बहुत बड़ा बुहरान छोड़ के जाएगी। और मैं आपको ये वादे कर दूं, इस वक्त पाकिस्तान से दुबई में नर्सिस जा रही हैं, कुवैत ने पिछले दिनों 500 के करीब नर्सिस को हायर किया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नर्सिस की शदीद मांग है। और इसके साथ साथ हमारा जो पेरिफेरी है, हमारे जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर है, वहाँ पे नर्सिस की शदीद कमी है। आपके जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं वो नर्सिस ना होने के बाद ऑपरेशन थिएटर नहीं चल रहे, वार्ड नहीं चल रहे। तो इस संगीनी का भी अंदाजा मेरा ख्याल है हुकूमत को नहीं है। और एक साल एक पूरा बैच मिस हो गया है और आइंदा भी इनकी कोई हमें इसके मतलब जो है इनकी पॉलिसी नजर नहीं आ रही। और हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने 4 साल बाद पूरे के पूरे नर्सिंग केयर के जो सेटअप है वो पूरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और इस वक्त जो पेशेंट केयर है उसमें कलीदी किरदार हमारी नर्सिस का है। जो पेशेंट केयर है, नर्सिंग केयर है, अगर वो ना हो तो हम समझते हैं कि इलाज अधूरा है, नामुमकिन है, मुश्किल है। तो हम ये समझते हैं कि फिल फॉर हुकूमत अपनी पॉलिसीज को बेहतर करे और जो इनकी पॉलिसीज में एक बेहंगम और बेतरतीबी है इसका अजाला किया जाए। बिल्कुल, पॉलिसीज को बेहतर करे, आपकी जानिब से यही मुतालबा किया गया है हुकूमत से। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर यंग नर्सेज एसोसिएशन रोजीना मंसूर। जी रोजीना साहिबा, बताइएगा अस्पतालों में नर्सेज की तादाद के हवाले से किस किस्म की मुश्किलात का सामना है और इस बहरान के बाद क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के कि आपने हमारे पॉइंट को हाईलाइट किया। जो हम मुख्तलिफ चैनल पे जाके इस चीज़ को हाईलाइट करते रहे, मीडिया ने भी हमारा हर जगह साथ दिया। प्रॉब्लम ये है कि उनके एडमिशन तो हो नहीं रहे और हॉस्पिटल के अंदर नर्सिस की शॉर्टेज है। उसमें से अभी इनके साथ हमारी मीटिंग चल रही है तो इन्होंने डिप्लोमा नर्सिंग जो थी उनको बिल्कुल वो तो ख़त्म कर दिया और जेनेरिक नर्सिंग को लड़का के हम शुरू करने लगे हैं। इससे पहले कि जेनेरिक के कोई इतने ज़्यादा बैच आए ही नहीं इनके पास। और अब इनके पास ना कॉलेज प्रॉपर फैसिलिटी है, ना पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इन्होंने सिर्फ पीएनसी को दिखाने के लिए ये कोई एक हफ्ता पहले 3-4 कॉलेज हैं जिनमें पिंडी में, रावलपिंडी में, होली फैमिली हॉस्पिटल में, उनको सिर्फ करवाने के लिए 16 स्केल की जेनेरिक की जो है स्टाफ नर्सेज उनको सीनियर्स का एक किस्म का हक मारते हुए उनको वहाँ पे ऑफिशियली उनके लिए अपॉइंट किया कि ये कह सकें कि हमारे पास फैसिलिटी है। और हॉस्पिटल के अंदर जब हमारे पास डिप्लोमा नर्सेज थी तो उसका हमें ये फ़ायदा था कि डिप्लोमा नर्सेज जो है वो साथ ड्यूटीज़ भी करती थी और ये जेनेरिक की जितनी स्टूडेंट्स हैं इनको क्लिनिकल साइड पे काम नहीं करती है। और अगर उनकी तो नाइट और इवनिंग ड्यूटीज भी होती थी और वो अपनी स्टडी भी साथ करती थी। और पेशेंट केयर इनके पास पेशेंट केयर को इतना इस पेशेंट के लिए बना रहे हैं, ये एजुकेशन के लिए तो बहुत कुछ बना रहे हैं, लेकिन एजुकेशन आप कर किसके लिए रहे हैं? पेशेंट के लिए। जब पेशेंट ही आप निगलेक्ट कर रहे हैं, उनकी केयर ही नहीं हो रही, वहाँ पे आपके पास पूरी नर्सेज ही नहीं है, आप जो कि रीढ़ की हड्डी है। और मुझे इस गवर्नमेंट की समझ नहीं आती, पता नहीं ये या तो समझना चाहते नहीं है या इनको पता नहीं है इस चीज़ का। इतने सालों के बाद अगर इनकी हुकूमत आई है तो इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को तबाह करके रख दिया है। हम नहीं कहते कि डिग्री प्रोग्राम ना करवाएं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि क्लिनिकल साइड को बिल्कुल डंप कर दें, जिसमें इन्होंने इस वक्त क्लिनिकल साइड जो पेशेंट केयर है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। और जो डिग्री नर्सेज हमारे पास आ रही हैं उनको सिर्फ बुक्स पढ़ाने की हद तक ठीक है, उनके पास ना कोई नॉलेज है प्रॉपर, ना उनके पास एक्सपीरियंस है, और वो क्या पढ़ाएंगी नर्स कॉलेज के अंदर। और कॉलेज में भी अभी इनके पास कोई बिल्कुल रोजीना मंसूर साहिब हमारे साथ मौजूद थी, वो भी हमें अपने मौक़िफ़ के हवाले से आगाह कर रही थी। साथ ही साथ डॉक्टर सलमान हसीब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब ने भी हमें तफसीलन आगाह किया।
जामिया हस्बुल एन हाफ का 23वां सालाना मशले बरादर जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस दाता दरबार से शुरू हुआ जबकि रीगल चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल 23वां सालाना जमातुल अहनाफ के ज़रिए तमाम जो मशल बरदार जुलूस है वो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि एक गाड़ी को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया है और इसके ऊपर मस्जिद नबवी की तस्वीर आवेज़ा की गई हैं, रोज़ा रसूल की तस्वीरें आवेज़ा की गई हैं, साथ ही साथ ऊपर झंडे बनाए गए हैं। पीछे जो है वो बगियाँ हैं, इनके पीछे घोड़े हैं जो यहाँ पर सवार हैं, वो इस जुलूस के अंदर शरीक है और ख़ास तौर पर इस जुलूस के अंदर जो पीछे मशल बरदार रैली है वो आ रही है। कुछ ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताएं जी, कहाँ से आए हैं और इस जुलूस के अंदर खुसूसी शिरकत कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो फ्रांस के सदर ने बयान दिया है उसके ऊपर आप लोग क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे? जी, ये सालाना जुलूस हम लोग 23 सालों से चलता आ रहा है और ये दादा साहब से लेकर रीगल चौक तक आता रहता है और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा है हम उसको साबित करना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस दुनिया में कोई हस्ती नहीं है। और